अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हतीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है पाक विल हैड दिस। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है पाक विल हैड दिस, इंडिया इज बिल्डिंग अ मैसिव एयरबेस ऑन पाकिस्तान बॉर्डर। सो स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और पाकिस्तान का सबसे बड़ा नाइटमेयर अब शायद सच होने जा रहा है। अगर आपको याद हो 1971 इंडो पाकिस्तान वॉर, जिसमें इंडियन एयरफोर्स के हाथों पाकिस्तान का ब्रूटल कार्नेज हुआ था। जी हां, वही वॉर विच एंडेड विद पाकिस्तान लूजिंग बांग्लादेश एंड मोर देन हाफ ऑफ इट्स पॉपुलेशन। जी हां, बिल्कुल वही वॉर जिसके जीत में सबसे बड़ा हाथ था भारत के एस कार्ड इंडियन एयरफोर्स का। क्योंकि डिस्पाइट द फैक्ट कि पाकिस्तान ने सबसे पहले इंडिया के एयर बेसेस को ही टारगेट किया, द एयर बेसेस पर क्विकली रिपेयर्ड और वहीं से शुरू हुआ इंडिया का मुंह तोड़ रिटेलिएशन। फिर क्या था, थ्रू आउट द वॉर इंडिया ने अराउंड 6000 एयर अटैक्स लॉन्च किए पाकिस्तान पर, जबकि उसका आधा केवल 3000 ही पाकिस्तान कर पाया हम पर। इनफैक्ट इस इंपैक्ट से पाकिस्तान के 10 एयर बेसेस वर फुल्ली डेसिमेटेड एंड अबाउट 75 पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट्स वर डिस्ट्रॉयड। सो नाउ यू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ एन एयर बेस। और ये बात थी 1971 की। और इस वीडियो को अगर आप पूरा देखोगे तो आपको मिल सकता है iPhone 14 ओनली एट ₹1। मैं बताता हूं कैसे। लेकिन आज की अगर हम बात करें तो जो एयरबेस दीसा गुजरात में बन रहा है, वो अकेले ही भारत को पाकिस्तान से बचाने के लिए काफी है। एंड नो, आई एम नॉट एट ऑल एग्जैजरेटिंग। दीसा एयरफील्ड का निर्माण भी देश की सुरक्षा और उस क्षेत्र के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अब पाकिस्तान बॉर्डर के पार से कोई भी शरारत करेगा, कोई भी तरह की क्वेश्चनेबल हरकत करेगा, तो इंडिया उसे 10x पावर से पलटवार कर सकता है। वो 100 बार सोचने वाला है। एंड द रीजन इज क्योंकि पाकिस्तान के सभी इंपॉर्टेंट सिटीज अब इंडियन एयरफोर्स के डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक फाइटर प्लेन्स से कुछ ही मिनटों की दूरी पर है। जस्ट 130 किलोमीटर्स टू बी प्रिसाइज। एंड हेंस ये प्रोजेक्ट इंडियन डिफेंस फोर्स के लिए एक रेवोल्यूशनरी प्रोजेक्ट है, जिसमें हमारी गवर्नमेंट ने एटलीस्ट ₹1000 करोड़ का टोटल इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। ये सिचुएटेड होगा इन द स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट लोकेशन ऑफ डीसा सिटी इन द बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट। इसके लिए 4500 एकर्स का मैसिव एरिया अलॉट किया गया है और इसके कंस्ट्रक्शन को 2 फेजेस में प्लान किया गया है। फेज 1 में मेन रनवे, टैक्सी ट्रैक्स और एयरक्राफ्ट डिस्पर्सल एरिया कंस्ट्रक्ट किया जाएगा और फेज 2 में टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर और एकोमोडेशन कंप्लीट होगा। यहाँ पर लाइट वेट डिफेंस कॉम्बैट व्हीकल्स, जिसकी फ्लाइंग कॉफिन कहे जाने वाले MiG-29 और इंडियाज होम ग्रोन तेजस फाइटर्स पोजिशन होने वाले। और इस 1000 करोड़ वर्थ के एयरबेस का कंस्ट्रक्शन बिल्कुल ही फास्ट ट्रैक पर होगा और इसीलिए तो ये सिर्फ 2 साल में बनके वेस्टर्न इंडिया की सुरक्षा में तैनात हो जाएगा। लेकिन होल्ड ऑन, लेट मी टेल यू वन थिंग। दीसा एयरबेस इज नॉट अ मियर टेक ऑफ एंड लैंडिंग पॉइंट फॉर एयरक्राफ्ट्स। उसका लोकेशन, उसके फीचर्स, सब के पीछे एक सोचा समझा मास्टर प्लान है, which is ये एयरबेस अकेला ही इंडिया के 4 स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करेगा। नंबर 1, काउंटरिंग यूएस। नाउ इट्स अ वेल नोन फैक्ट कि यूएस और पाकिस्तान एक दूसरे के मिलिट्री एलाइज है। 2002 में यूएसए ने टेररिज्म को कॉम्बैट करने के नाम पर पाकिस्तान को बिलियंस ऑफ डॉलर्स प्लस एडवांस वेपनरी दिए थे और ये सारे पैसे क्वाइट आयरॉनिकली पाकिस्तान ने टेररिज्म में इन्वेस्ट किया है। बट फाइनली 2018 में ट्रंप ने पाकिस्तान को दिए हुए सारे सिक्योरिटी एड्स वर्थ अबाउट $900 मिलियन कैंसिल कर दिए थे। लेकिन सून केम अनदर ट्विस्ट। ट्रंप का ये डिसीजन डिडंट स्टे फॉर टू लॉन्ग, क्योंकि जो बाइडेन ने पावर में आकर पाकिस्तान की F-16 फ्लीट की डील को रिन्यू करा डाला, अगेन इन द नेम ऑफ काउंटर टेररिज्म। एंड नाउ टू जस्ट रिफ्रेश योर मेमोरी, 2019 के एयर स्ट्राइक में विंग कमांडर अभिनंदन यही F-16 को टैकल करते करते LOC क्रॉस करके पाकिस्तान पहुंच गए थे एंड दैट रिजल्टेड हिम इन बीइंग कैप्चर्ड बाय पाकिस्तान। चलिए अब आगे बढ़ने से पहले बात करते हैं फ्रेंड्स कि कैसे आप जीत सकते हो iPhone 14। वेल, जैसे कि आप सभी को पता है 30 अक्टूबर को इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका मैच है, जो कि आप तो देखोगे ही, पर उससे पहले डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड करो My 11 Circle ऐप और अपनी टीम बनाओ। प्लेइंग फैंटेसी क्रिकेट ऑन My 11 Circle इज सुपर इजी। इसमें आपको 11 प्लेयर सिलेक्ट करने हैं 2 टीम्स में से और उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पर आपको मिलेंगे पॉइंट्स, और अगर आपके पॉइंट्स ओपोनेंट से ज्यादा हुए तो आप जीत सकते हो क्रेजी कैश प्राइजेस ऑन My 11 Circle। और सिर्फ कैश प्राइजेस ही नहीं, बल्कि आप जीत सकते हो iPhone
आईफोन 14 सिर्फ ₹1 में बाय पार्टिसिपेटिंग इन अ गिव अवे कॉन्टेस्ट। ये कॉन्टेस्ट सिर्फ इंडिया साउथ अफ्रीका मैच के लिए ही वैलिड है और आपको नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक पर क्लिक करना पड़ेगा तो ही एक्टिवेट होगा। तो मिस मत करना, टूर्नामेंट के हर मैच डे में मेगा कॉन्टेस्ट ज्वाइन करो और जीतो द बीस्ट एसयूवी महिंद्रा थार। और अगर इस वीडियो को आप इंडिया साउथ अफ्रीका मैच के बाद भी देख रहे हो तब भी टीम बना लेना, क्या पता अगले मैच में आप जीत जाओ ये प्राइजेस। तो डाउनलोड करो माई 11 सर्कल ऐप फ्रॉम डिस्क्रिप्शन एंड डिपॉजिट करते ही पाओ 20% का एक्स्ट्रा रियल कैश आपके माई 11 सर्कल अकाउंट में। और अब वापस आ जाते हैं हमारे वीडियो पर। ऑल्दो विंग कमांडर अभिनंदन F-16 को मार गिराने में कामयाब रहे, लेकिन F-16 की वजह से पाकिस्तान डेफिनेटली हैड एन एज ओवर अस। नाउ पाकिस्तान और यूएस के बीच में हुई ये F-16 की रिन्यूड डील को वैसे तो इंडिया ने कड़े शब्दों में क्रिटिसाइज किया और यूएस और पाकिस्तान को क्लियरली ये मैसेज दिया है कि यू आर सेलिंग वेपन इन द नेम ऑफ टेररिज्म। When you are talking of an aircraft like the capability of the F-16, I mean, everybody knows, where they are deployed and what is the use and what is their capability. Well, you are not fooling anyone. You're not fooling anybody by saying these things. लेकिन सिर्फ शब्दों पर रिलाय नहीं किया जा सकता ना, और इसीलिए वी हैव अ वेरी टैक्टफुली प्लान्ड प्रिवेंटिव मेजर व्हिच इज नन अदर देन दीसा एयरबेस। सो इंडिया को पता है कि पाकिस्तान के F-19s को स्टेशन किया गया है इन 3 एयरबेसेस पर, मीरपुर खास, हैदराबाद और शहबाज। सो दीसा एक ऐसा लोकेशन है जहां से तीनों एरिया से आते हुए कोई भी एयरक्राफ्ट को मिड एयर में ही इंटरसेप्ट करके न्यूट्रलाइज किया जा सकता है, यानी कंप्लीट डिस्ट्रक्शन बिफोर इट इवन टचेस इंडियन टेरिटरी। फिनोमिनल प्लानिंग, राइट? और सब्सिक्वेंटली इससे इंडिया का एक और मेजर कंसर्न इरेज आउट हो जाएगा, व्हिच इज आवर ऑब्जेक्टिव नंबर 2 टू प्रोटेक्ट गुजरात's $1 बिलियन इंडस्ट्री। देखो, हमने बात किया कि कैसे पाकिस्तान के F-16s इन एयर बेसिस पर पोजीशन है। अब इससे एज कैरी एज इट मे साउंड, इंडिया के फाइनेंशियल सेंटर्स जैसे अहमदाबाद, भावनगर और वडोदरा भी नेचुरली रिस्क जोन में फॉल करते हैं, यानी इंडिया का बहुत सारा वेल्थ इज एट स्टेक। एग्जैक्टली कितना? Well, let's have a look. गुजरात, जो कि इंडिया का वन ऑफ द रिचेस्ट स्टेट है, उसकी मेजॉरिटी जीडीपी यानी $68 बिलियन की जीडीपी अहमदाबाद से ही आती है। अहमदाबाद खुद इंडिया का 8th रिचेस्ट सिटी है एंड भावनगर टू लाइज ऑन अ यूनिकली स्ट्रेटेजिक लोकेशन, जिसकी वजह से वो 1860 से ही एक इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर है। यहाँ की सॉल्ट, डायमंड्स एंड केमिकल इंडस्ट्रीज इज वन ऑफ द बेस्ट इन द नेशन। और अगर वडोदरा की बात करें तो इंडिया के 35% पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन इक्विपमेंट्स यहीं पर मैन्युफैक्चर होते हैं। ये पावर सेक्टर और इंजीनियरिंग इंडस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट हब है, लेकिन थैंक्स टू दीसा एयरबेस ये सब सिटीज विल बी फुल्ली प्रोटेक्टेड। उल्टा इससे टेबल्स कुछ इस तरीके से टर्न होंगे कि पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक सेंटर्स है लाइक हैदराबाद, कराची और सुखूर, ये सारे विल नाउ फॉल अंडर द रेडार ऑफ दीसा। अब इससे इतना तो क्लियर हो गया है कि द स्काईज ऑफ वेस्टर्न इंडिया विल बी सेफ, लेकिन दीसा एयरबेस की आंखें भारत के जमीन और समुद्र पर भी होगी। और इसीलिए चलिए समझते हैं इसके ऑब्जेक्टिव नंबर 4 के बारे में, which is surveillance in border areas of Gujarat and Rajasthan. So apparently गुजरात पाकिस्तान के साथ 506 किलोमीटर की लॉन्ग बाउंड्री को शेयर करता है और राजस्थान करीबन 1100 किलोमीटर की। और इससे ऑफ कोर्स इन एरियाज में देयर इज अ हाई रिस्क ऑफ इन्फिल्ट्रेशन। इनफैक्ट लेट्स नॉट इवन फॉरगेट कि इंडो पाकिस्तान वॉर 1965 कैसे स्टार्ट हुआ था। गुजरात बॉर्डर के थ्रू ही पाकिस्तान ने रन ऑफ कच्छ पर अटैक किया और वहां का एक पुलिस स्टेशन कैप्चर कर लिया था। ऑब्वियसली ऐसे इंसिडेंट्स अब कम हुए, लेकिन बॉर्डर सिक्योरिटी गुजरात और राजस्थान में आज के टाइम पे भी क्रिटिकल है। और हालातों को और भी बदतर बनाने के लिए सिर्फ कश्मीर में ही नहीं, गुजरात में भी ऐसे कुछ रीजन्स है जिस पर पाकिस्तान अपना क्लेम रखने की कोशिश करता है। इसमें सबसे बड़ा उदाहरण है सिर क्रीक। सिर क्रीक एक 96 किलोमीटर लॉन्ग वाटर स्ट्रिप है जो कि रन ऑफ कच्छ में लोकेटेड है और ये पूरे एशिया का लार्जेस्ट फिशिंग ग्राउंड है। और ये भी संभव है कि इस एरिया के सी में ऑयल और गैस के रिजर्व्स भी पाए जा सकते हैं। अब सीधी सी बात है, इस एरिया की इतनी विशेषताएं होंगी तो इस पर पाकिस्तान की नजर जरूर पड़ेगी। एंड एज अ काउंटर मेजर, जाहिर सी बात है, इंडियन डिफेंस फोर्सेस का इतना प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर अगर इस रीजन में बना दिया तो दीस रीजन्स विल बी बेटर गार्डेड और दीसा के आने पर यह ऑब्जेक्टिव भी पूरा हो जाएगा। बट अब तक बात हुई इंटरनेशनल सिक्योरिटी की, लेकिन कुछ डोमेस्टिक कंसर्न्स में भी दीसा एयरबेस का एक इंपॉर्टेंट रोल होगा। Which brings us to objective number 4, bridging the crucial gap between air bases. So बात यह है ना, गुजरात के भुज एयरबेस और राजस्थान के उत्तरलाई के बीच में 355 किलोमीटर का मैसिव गैप है। नाउ रिमेंबर, ये बॉर्डर से कनेक्टेड रीजन है, तो ये डिफेंस के पर्सपेक्टिव से एक ड्रॉबैक तो है, लेकिन इससे एक और प्रॉब्लम हो जाती है। एज यू ऑल नो, गुजरात इज अ डिजास्टर प्रोन एरिया और नेचुरल डिजास्टर्स के सामने आर्म्ड फोर्सेस का कितना बड़ा रोल होता है। इवन अभी रिसेंटली 2017 में बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट में फ्लड्स आए थे जिसमें अराउंड 100 लोग मारे गए थे।
और क्योंकि इनका नियरेस्ट एयरबेस इतना दूर था, रेस्क्यू मिशंस को अंजाम देने में बहुत दिक्कतें आई थी। अब ऑब्वियसली दीसा एयरबेस के प्रेजेंस की वजह से डिजास्टर रिकवरी ऑपरेशंस करना इजी हो जाएगा। इनफैक्ट ये एयरबेस खुद भी कंप्लीटली फ्लड प्रूफ होने वाला है, which I think is also very futuristic. Now that covers all the strategic objectives जो दीसा एयरबेस चेक ऑफ करता है। Now I know आप क्या सोच रहे होंगे कि क्या ये सारे नेसेसिटीज के बारे में हमें अभी ही रियलाइज हुआ? Well no, इस चीज की नीड हमें बहुत ही पहले फील हुई थी। इनफैक्ट दीसा एयरबेस के लिए लैंड तो 1983 में ही अलॉट हो गया था और इसके बाद इसके बनने की अप्रूवल वाजपेयी गवर्नमेंट ने 2000 में दी थी। लेकिन आगे के 14 सालों तक इस प्रोजेक्ट को स्टॉल करके रखा गया until finally अब जब इस प्रोजेक्ट को एक फ्रेश स्टार्ट मिला है। And you'll be pleasantly surprised to know this is just one of the many mega defense projects India is working on. जैसे आपको पता होगा, इंडिया काफी समय से रशिया, यूएस, फ्रांस और इजराइल जैसी कंट्री से मिलिट्री इक्विपमेंट्स इंपोर्ट करते आ रहा है, जबकि हमारा खुद का आर्म्स एक्सपोर्ट हैज बीन क्वाइट मिनिमल। बट इन अ पॉजिटिव टर्न ऑफ इवेंट्स पिछले 4 से 5 सालों में इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट्स 8 टाइम्स बढ़ के 13,000 करोड़ तक पहुंच गया है। इंडिया आज के तारीख में 75 कंट्रीज लाइक फिलीपींस, अर्मेनिया, इजराइल, सी नेशंस, अफ्रीकन नेशंस को एक्सपोर्ट करता है, highest being the USA। और आज के तारीख में imports have gone down by 33% और इंडिया अपने 30% डिफेंस इक्विपमेंट्स तो खुद ही प्रोड्यूस करने लगा है। हमारे प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया है कि 101 आइटम्स की लिस्ट निकाली जाएगी जो हम अब इंपोर्ट करना बंद कर देंगे और लोकली प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे। और ये सब इंडिया के लिए एक टाइम पर इमेजिन करना भी इम्पॉसिबल था, वो अब सब सच होते हुए नजर आ रहा है। इंडिया डिफेंस सेक्टर में भी आत्मनिर्भर होता चला जा रहा है और आज के टाइम पे सुपर पावर होने की यही सबसे इंपॉर्टेंट निशानी है। अब फ्रेंड्स, ये सब के बारे में सुनकर आपको क्या लग रहा है? क्या आप इस वीडियो में बताई गई बातों से एग्री करते हो या फिर आपका कोई और ही पर्सपेक्टिव है इन चीजों को देखने का? कमेंट्स में जरूर शेयर करना और अगर इस वीडियो को देखकर मजा आया या कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। गेट्स इट फ्लाई फैक्ट चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको। और आप फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड करो माई 11 सर्कल ऐप और पाओ 20% रियल कैश ऑन योर फर्स्ट डिपॉजिट। महिंद्रा थार और आईफोन 14 जीतने का भी मौका मिलेगा। See you next time friends. Till then, as always, stay curious, keep learning and keep growing. जय हिंद। जी जनाब। अच्छा, दीसा एयरबेस। अच्छा, एक और चीज़ है कि ये सारी चीज़ें, ये सारे मामला, ये वाला जो बॉर्डर है ना, ये वाकई मतलब गुजरात है, राजस्थान है, बिल्कुल ही क्लोज हैं और पूरे गांव एक साथ जुड़े हुए हैं। तो इस तरफ सखर हमारा कौन सा साइड लगता है? हैदराबाद, सखर वगैरह वाला सिंध लगता है? नहीं से हाँ, सिंध है ना, सिंध है। यहाँ पे पूरा गुजरात सिंध से जुड़ा हुआ है। सही है। और गुजरात ही में किसी ज़माने में कहते हैं कि बड़े मतलब है कि 65 में 71 में यहाँ पे बड़े रहे, क्योंकि बिल्कुल मतलब ये वो बॉर्डर है जो कुदरती बॉर्डर नहीं है, जिसमें कुदरत कभी बीच में समंदर दरिया ले आती है, बॉर्डर बन जाता है, पहाड़ बन जाता है। नहीं, यहाँ से सबसे पार्टीशन हुआ है। यहाँ बाकायदा ऐसा है कि किसी की ज़मीन आधी इधर चली गई तो आधी इधर चली गई। मैं समझ गई। किसी का एक खेत था तो आधा खेत हिंदुस्तान में, आधा खेत पाकिस्तान में, ऐसा भी हुआ होगा। गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया। और ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट होगा इस एयरबेस का, बहुत बड़ा बेनिफिट हो। गुजरात जोग्राफियाई तौर पे भी बहुत अहमियत कहाँ मिले इसी वजह से, जो हम बात देख रहे थे ना कि जैसे कि हमने एक वीडियो में देखा था हमने पिछले दिनों कि गुजरात का किसी और स्टेट के साथ भी बॉर्डर लगता है, राजस्थान के साथ लगता है। राजस्थान है, महाराष्ट्र। हाँ, तो पिछले दिनों ही हमने एक वीडियो देखी थी जिसमें पता चल रहा था कि गुजरात में थे वो, ट्रिम चादर की वीडियो थी, तो कहते सामने ही मुझे महाराष्ट्र दिख रहा है। तो मतलब बहुत ये मुझे ऐसा लगता है गुजरात जो है ये तौर पे मरकज़ है, ये सेंटर में काफ़ी सारे जो एक स्टेट्स हो गए वो मिलते हैं, काफ़ी कंट्रीज़ मिलते हैं। पहले एक पूरी बहुत बड़ी स्टेट थी बॉम्बे। फिर जब 2 स्टेट्स बनने लगी, गुजरात और महाराष्ट्र, तो फिर बम्बई का कहा जाने लगा कि ये कहाँ जाएगा, तो बम्बई मुंबई हो गया और फिर वो महाराष्ट्र में आ गया। हाँ। तो ये 2 स्टेट्स बाद में बनी, तो जाहिर सी बात है एक ही था, तो अब भी दोनों के बॉर्डर्स मिलते होंगे। लेकिन असल में ये जो एयरबेस बनाया जा रहा है, देखिए इन्हें पता है कि पाकिस्तान की एयरबेस कहाँ है, ठीक है ना, मीरपुर में है, सखर में है, हैदराबाद में है, ठीक है। यहाँ से अगर कोई मसले मसाइल होते हैं तो एयरफोर्स जाती है, ठीक है। तो उन्होंने एयरबेस ऐसी लोकेशन पे बनाया कि इन तीनों जगहों से अगर कोई फ्लाई करके आ रहा होगा, तो
मिडल में ही डिस्ट्रॉय कर टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि ये तो इतना अरसा हो गया, सैटेलाइट सिस्टम है इनके पास, सारी चीज़ें हैं, तो इनको तो अंदाज़ा है कि कहाँ पर कितने एयरबेस हैं पाकिस्तान के पास। डोमेस्टिकली भी वही कह रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि जो भी नेचुरल डिजास्टर्स हैं, जैसे गुजरात के फ्लड के हवाले से बहुत बातें होती हैं, बहुत आते हैं। और ठीक है, और फ्लड वहाँ पे अभी मैं तो वो वाली फ्लड की बात कर रही थी जिसमें मोदी जी थे की दौरे हुकूमत में आया था जो, और अभी भी कोई आया वो उसका तो मुझे नहीं था, जिसमें 100 लोगों की मौत हो गई। तो उसके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा कि फ़ौरन, जैसे कि एक चीज़ है ना कि आपको मुहैया ना हो, आपको अवेलेबिलिटी ना हो, लोगों के आने में, फोर्सेस के आने में इतना टाइम लग जाता है कि इंसानी जान का बहुत नुकसान होता है। तो जब करीब ही एयरबेस होगा तो वो बहुत बेनिफिशियल मदद आ सकती है। बिल्कुल। अच्छा, अक्सर हमारे यहाँ पे सैलाब की सूरत हाल आती है। अक्सर कहते हैं कि ठट्ठा बदीन ये सब करीब लगते हैं। बिल्कुल यूँ समझ लो कि ठट्ठा बदीन थोड़ा ही आगे इंडिया है। अच्छा। तो अक्सर सैलाब आते हमारे न्यूज़ में आता है कि इंडिया की तरफ चला गया। अच्छा। अक्सर आते इंडिया की तरफ चला गया। अक्सर हमारे न्यूज़ में ये चीज़ होती है, या तो सैलाब दम तोड़ देता है या पता नहीं क्या होता है। तो अक्सर कहते हैं कि ठट्ठा। अच्छा, हमारे यहाँ सिंध में बहुत आते हैं सैलाब, हाँ, क्योंकि ये सारा एक वो है ना, एरिया ऐसा है, समंदर के साथ टच हो रहा है। हमारे सिंध में आते हैं, उनके गुजरात में आता है, क्योंकि एक ही था अभी जो ये वाली जो मामलात हुए फ्लड, ये पाकिस्तान में, तो ये इस तरफ गुजरात के भी कुछ एरिए मेरे ख्याल में हाँ लाजमी हुए होंगे मेरे ख्याल में, लेकिन इतना कम वो हुआ होगा कि वो बाकायदा बहुत बड़े सैलाब की शक्ल नहीं इख्तियार की। पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा, पूरे पाकिस्तान में इत्तफाक से बारिशें ज़्यादा हो गई, लेकिन कुछ हिस्सा मैं अपने तजर्बे से बताऊँ कि गुजरात का कुछ हिस्सा, क्योंकि जुड़ा हुआ है ना, बिल्कुल जुड़ा हुआ है। अच्छा, एक चीज़ होगी। अच्छा, इसमें साथ साथ एक पूरी डिटेल वीडियो हमने देखी थी सर क्रीक डिस्प्यूट की, जो कि गुजरात और सिंध में टच। वो नेचुरल एक सी लाइन है। नहीं, वो ऐसा है कि गुजरात भी है, सिंध भी है, अब दोनों का समंदर भी है, बीच में वाटर लाइन है, पानी है। मतलब मिसाल के तौर पे इसको इस तरह समझ लो कि दरिया है, समंदर है, समंदर का पानी तो आगे तक आता है ना, जहाँ जाते ज़मीन नहीं है, तो अंदर की तरफ आ रहा होता है। तो कुछ एरिए इधर के गुजरात के, कुछ सिंध के, तो उन अंदर तक आया हुआ है। अब वो अंदर में यहाँ सिंध के लोग भी हैं, मछली पकड़ने आ जाते हैं। अब वो अभी तक ये बहुत ज़्यादा कोई फोर्सेज या बहुत ज़्यादा कोई वो चीज़ें नहीं है कि ये तुम्हारा समंदर है, ये हमारा समंदर है। अपने नहीं है लोगों को, कुछ लोग यहाँ के वहाँ चले जाते हैं, हमने देखा था उस वीडियो में, और वहाँ अच्छा, समंदर में मछली पकड़ते आपको पता है मछेरे की मछली ना लगे आगे और आगे वो हद से निकल जाते हैं, तो उन्हें पता ही नहीं होता कि अब हम कहाँ हैं। हाँ, अच्छा, उधर के इधर आ जाते हैं। तो ये इतना हुआ है, ये वाला मामला, ये जो मछली पकड़ने वाला मामला सिंध में इतना ज़्यादा हुआ है कि ये जो मछेरे पकड़े जाते हैं बाकायदा हज़ारों की तादाद में पाकिस्तानी जेलों में भी हैं। अच्छा। इंडियंस कई तादाद में। तो बाद में छोड़ते नहीं है? बाद में पता है कैसे छोड़ते हैं? मिसाल के तौर पे आप हमारे 100 छोड़ दो, हम आपके 100 छोड़ देते हैं, आप इतने छोड़ दो हमें। अच्छा, ये एक सिक्योरिटी रिस्क भी होता है कि यार कौन क्या है, हमें नहीं पता, मछलियों के बीच में कोई और। हाँ, तो दोनों तरफ से ये टेंशन होती है। तो यहाँ पर भी ये मसले भी बड़े रहते हैं, लेकिन ये है कि देखा जाए कि अब इसका पाकिस्तान की तरफ से क्या जवाब जाता है, या पाकिस्तान इसको अपने आप को किस तरह से देखें चीज़ों को। अगर एशिया का सबसे बड़ा गढ़ ही है ये, मछलियाँ सबसे ज़्यादा यहीं होती हैं, तो मतलब दोनों की तरफ से कोशिश, जो मछेरे होते होंगे वो उनके लिए ये एक तरीके से अट्रैक्टिव पॉइंट रहता होगा। और नेचुरल रिसोर्सेज के हवाले से भी कह रहे हैं कि यहाँ पे बहुत हो सकते हैं, लोगों का कहना है। तो ये कि अच्छा, अब तक जो भी मामलात हुए, अच्छा अभी कश्मीर के हवाले से, कश्मीर की साइड पे जो मामले हुए थे, सर्जिकल स्ट्राइक वाला मामला, अभिनंदन वाला मामला, तो वो हमारी भरपूर न्यूज़ में ये उस वक्त आता था। इस खैर सगाली के जज्बे के तहत, मोहब्बत के जज्बे के तहत हम जो है इनका जो पायलट है वापस कर रहे हैं। उस टाइम पे भी मतलब ये झड़पें वगैरह हुई थी। अच्छा, किसी भी जंग में मुझे ऐसा लगता है आज इस दौर में किसी भी जंग में एयरफोर्स का सबसे बड़ा किरदार है, क्योंकि जंग अब ज़मीनों पे नहीं लड़ी जा रही, हवाओं में लड़ी जा रही है बाकायदा। देखिए ना, आप कुछ करते हो वापस आ जाते हो, आप कुछ करते हो वापस आ जाते हो, ठीक है ना, कुछ फेंक के वापस आ गए, ठीक है ना, आपको पता है कहाँ फेंकना है कहाँ नहीं फेंकना। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब सहूलत भी है, जदीद तरीन जहाज़ बने जा रहे हैं। अच्छा, ये मुझे ऐसा लगता है शायद इसके जवाब में है एक तरीके से, क्योंकि F-16 के जो फ्लीट को जब से क्लियरेंस मिली है, तो तब से मैंने 2-3 वीडियोस देख ली हैं इससे रिलेटेड
कि ये बहुत ज़्यादा डेंजरस रहेगा, ये इतना आसान नहीं है। और जैसे कि आपने देखा एस जयशंकर ने भी अपने स्टेटमेंट में, अपने स्पीच में, अपने बयान में ये कह डाला कि हम कोई बेवकूफ़ नहीं है। अगर आप ये कह रहे हैं कि टेररिज्म को काउंटर करने के लिए आपने ये किया है, तो हम कोई बेवकूफ़ नहीं है और आप हम बेवकूफ़ ना समझें। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो भी अपनी तैयारी पकड़ रहे हैं, वो अपने आप को जिस हद तक मजबूत कर सकते हैं कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें ख़तरा है। वो इसको बहुत अच्छी बात होती है, ये कोई बुरी बात नहीं है कि आप अपने दुश्मन को बहुत ज़्यादा कमज़ोर ना समझो। बिल्कुल ऐसा ठीक है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी इंसान को बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहे होते हो और फिर वो आपको नुकसान पहुंचा देता है। तो मैं इसको इस तरीके से भी देखती हूँ, जैसे कि उन्होंने वीडियो में भी कहा कि सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है देखने का। तो मेरा नज़रिया ये है इस चीज़ को देखने का कि आप खुद को स्ट्रॉन्ग रखो, अपने दुश्मन को कमज़ोर ना समझो। और मैं देखती हूँ F-16 के बाद से मैं ये चीज़ें ज़्यादा देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा मतलब खबरों में बनी हुई है, बहुत ज़्यादा इस पर वीडियोज़ में देख रही हूँ कि वो अपने आप को मजबूत से मजबूत तर कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। इब्तिदा वो नहीं करेंगे, पहल वो नहीं करेंगे, लेकिन जवाब देने के लिए वो खुद को मजबूत कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और हर किसी का हक बनता है कि अपनी इस डिफेंस को मजबूत करना, अपनी बाउंड्रीज को मजबूत करे, सेव करे, प्रोटेक्ट करे। बिल्कुल ऐसा ही है। तो एक लेटेस्ट वीडियो थी, दोबारा किसी और के साथ से मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।